आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट अगर कहूँ कि पूरी फिज़िक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो भी कुछ गलत नहीं होगा। द चैप्टर इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो स्पेशली हम इसमें पढ़ेंगे सारे, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। तो अमूमन ऐसा समझाता है वर्क मतलब कि काम, है ना। नॉर्मल लाइफ का वर्क फिज़िक्स के वर्क से अलग होता है। यहाँ पे सब अपन फिज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वर्क की, है ना। बहुत गौर से समझो वर्क क्या होता है। वर्क की मैथमेटिकल डेफिनेशन ऐसी होती है कि जब कोई फोर्स कोई यूज़फुल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दे उसको अपन वर्क बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूज़फुल का क्या मतलब है वो भी समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरफ फोर्स लगा किसी ऑब्जेक्ट पर और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो गया, यानी कि इस फोर्स का पूरा इफेक्ट कन्वर्ट हुआ है डिस्प्लेसमेंट में। ऐसी ही सिचुएशन में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ होता है तो अपन बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया, ठीक है। लेकिन सपोज मान लो फोर्स इस तरफ हो जाए और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो जाए, तो अब इसका बिल्कुल भी कंपोनेंट, इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं आ रहा डिस्प्लेसमेंट की तरफ। सबसे पहले तुम सोच रहे हो कि यार ये वर्क फोर्स इस तरफ लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कैसे हो सकता है। तो अभी उसकी टेंशन मत लो, हो सकता है कोई दूसरा फोर्स भी लग रहा हो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इस तरफ करा रहा हो, लेकिन अभी अपन केवल इस पे फोकस कर रहे हैं, इस फोर्स पे। तो ये वाला फोर्स तो कोई भी इफेक्ट नहीं दे रहा है इस डिस्प्लेसमेंट पे, है ना। इस फोर्स की वजह से वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, है ना। देयर इज़ नो वर्क डन ऑन बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इसकी वजह से होगा। तीसरी सिचुएशन लेते हैं कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर भी ना हो और एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल भी ना हो, इधर कहीं डायरेक्शन में रैंडम थीटा पर। तो इस फोर्स का कुछ इफेक्ट, फोर्स को अगर अपन रिजॉल्व कर लें डिस्प्लेसमेंट के अराउंड, सो एफ कॉस थीटा पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट में से ये वाला कंपोनेंट इसका डिस्प्लेसमेंट के प्रति जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा दैट विल बी एफ कॉस थीटा इंटू एस। इसकी वजह से कोई वर्क नहीं होगा, है ना। अच्छा, अगर ऑप्ट्यूज एंगल हो जाए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, तब एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अपन इसको रिजॉल्व करते हैं फोर्स को। तो फोर्स का एक कंपोनेंट आ गया यहाँ पे, लेट्स से ये वाला एंगल अल्फा था। ये एफ परपेंडिकुलर बोल देते हैं इसको फिलहाल के लिए, और इसको बोल देते हैं एफ पैरेलल। इसकी वजह से तो वर्क ज़ीरो आएगा, लेकिन इसकी वजह से वर्क नेगेटिव आएगा। मतलब उल्टा इफेक्ट नहीं, जैसा नहीं लग रहा कि यार फोर्स लगाया था इस तरफ लेकिन गाड़ी चल दी उस तरफ, तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। तो ये सारी बातें अपन को समझनी है मैथमेटिकली। इसमें लिखो सबसे पहले वर्क इज सेड टू बी डन, is said to be done by a force when the force produces a displacement in the body on which it acts, and displacement should be in any direction except perpendicular to the direction of force, except perpendicular to the direction of force. तो वर्क इज सेट टू बी डन कब होता है वर्क डन? जब फोर्स कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा हो, है ना, और वो उस बॉडी पर लग भी रहा हो, एंड द डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है फोर्स का डायरेक्शन, तब
वर्क डन 0 रहेगा, बाकी सारी केसेस में वर्क डन रहेगा कुछ ना कुछ। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, सबसे पहले तो वर्क डन एक पर्टिकुलर फोर्स की वजह से डिफाइन होता है ना। फोर्स लग रहा होगा तभी वर्क का जिक्र कर पाएंगे अपन, या तभी वर्क का कॉन्सेप्ट आएगा। फोर्स नहीं लग रहा होगा तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। ठीक है। सो पहले सबसे पहले देखने वाले हैं हम कि वर्क कांस्टेंट फोर्स की वजह से क्या होता है। तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू वक्त के साथ चेंज नहीं रही, वो कांस्टेंट है। सो हम एक सिचुएशन बना लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये एक बार चीज़ समझ में आ गई तो सबसे ईजी चीज़ है। ऑफ कोर्स दे आर मूविंग टू द हैवी पार्ट ऑफ फिजिक्स, लेकिन इट इज़ द ईजी पार्ट। ये चीज़ हैवी लगती है, लेकिन एक बार समझते चले गए तो ये बहुत ईजी हो जाती है। सो होल्ड योर नर्व्स, एग्जॉस्ट बिल्कुल मत होना, और देखना इसको अच्छे से। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछना कि ये कैसे लिख दिया। सो एक बॉडी है, वो यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच गई, है ना। दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इस पे फोर्स कुछ इस दिशा में लग रहा था जो कि कांस्टेंट था, और उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा डिग्री था। ठीक है। तो ये पोजीशन ए थी इसकी, यहाँ पे पोजीशन बी थी। तो ऐसी सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, वी डिफाइन वर्क इज एफ डॉट एस। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है ना। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे दो वेक्टर्स का, तो वो हमें स्केलर निकाल के देगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक फोर्स वेक्टर, वो दोनों आपस में वेक्टर है। ठीक है। और इसको किस नज़रिए से देख सकते हैं अपन, कि ये जो वर्क है ये इस बॉडी पर हो रहा है, तो हम दो क्वांटिटीज से मिलके बना हुआ है, उन दो वेक्टर्स को यहाँ बना लेते हैं, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है। सो एफ का क्या कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एफ कॉस थीटा, दिस थिंग। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट से तो हमें मतलब नहीं है, तो इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। मैग्नीट्यूड लिख दिया इसका, और इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। सो दिस कैन बी डिफाइंड एज component of force in the direction of displacement, मतलब हमने f का कंपोनेंट ले लिया डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, वही f cos थीटा है मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आ रही है? We have taken component of force in the direction of displacement and have multiplied that thing with the displacement. इसको अदर वे राउंड भी सोच सकते हैं, जैसे कोई कहे कि डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक तो तरीका ये है कि फोर्स का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट के अलावा, या दूसरा तरीका ये है कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो फोर्स के अलावा, है ना। जैसे यहाँ पे हमने फोर्स को रिजॉल्व किया, सो एक तो ये आ गया एफ कॉस थीटा, एक इससे परपेंडिकुलर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, वो क्या होता है एफ साइन थीटा। तो उसका तो कोई काम नहीं था, इसलिए मार्क नहीं किया। अदर वे राउंड ऐसा भी कर सकते हैं हम कि फोर्स के कंपोनेंट ना लेके डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट ले लें। सो फोर्स को एज इट इज़ मार्क करो यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट को एज इट इज़ मार्क करो। अब इस नई सिचुएशन में हम डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट लेने जाते हैं। तो एक तो हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है। तो एक हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट का ये वाला कंपोनेंट। सो व्हाट्स दैट, दिस एंगल इज थीटा, सो ये वाला डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हो जाएगा एस कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, जिसकी ज़रूरत नहीं है ना।
लेकिन फिर भी मार्क कर लेते हैं ताकि दिमाग में अच्छे से बन जाए. सो एफ साइन थीटा, एस साइन थीटा हो जाएगा ये. दिस विल बी एस साइन थीटा. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट एफ के अलॉन्ग मल्टीप्लाइड बाय एफ. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, वर्क कैन ऑल्सो बी रिटन एज एफ इंटू एस कॉस थीटा, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय component of displacement along force vector. ये बात समझ में आ रही है? मतलब दोनों का सेम ही है. देखो यहाँ पे भी एफ एस कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ भी एफ एस कॉस थीटा लिखा हुआ है, लेकिन हमने अलग अलग नज़रिए से लिख के देख लिया इसको, क्योंकि वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो इन दोनों नज़रियों से लिख के देखा जा सकता है. ठीक है, ये समझ में आया? अक्षत, नवींद्र, हर्षिता, निखिल. समझ आया. एक सेकंड ऊपर का ना लिखना था जरा. हाँ अक्षत, क्या बोल रहे हो? फिर से एक बार थोड़ा माइक पास रख के बोलो. हाँ सर, सर ऊपर कर दीजिए, थोड़ा लिखना बचा है. हाँ. तो सबसे पहली पॉइंट लिखो इसमें कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है ना. वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. सो फर्स्ट इज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. तो एक्चुअली इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो स्केलर होता है. ठीक है, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. अच्छा, स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कुछ भी हो सकती है. यहाँ पे लिख लेते हैं इट कैन हैव पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वैल्यू. पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी. ठीक है. अच्छा, सेकंड पॉइंट, इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है जूल. इट्स यूनिट इज जूल. एसआई यूनिट जूल है इसकी, है ना. तो एसआई यूनिट जूल कैसे हो गई? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर. सो ये दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, न्यूटन और मीटर का. सो उसको हम कलेक्टिवली जूल बोलते हैं. सो व्हाट इज़ जूल? जूल इज़ न्यूटन इंटू मीटर. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे. तो सेकेंड पॉइंट नोट करो यहाँ पे, इट्स यूनिट इज़ जूल यानी न्यूटन मीटर. न्यूटन को अपन क्या लिख सकते हैं? न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय मीटर. तो ये क्या हो गया अपने पास? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आ गया. केजी क्या है यहाँ पे? केजी मास की फंडामेंटल क्वांटिटी है. मीटर क्या है यहाँ पे? लेंथ की फंडामेंटल क्वांटिटी है. सेकेंड क्या है? टाइम की फंडामेंटल क्वांटिटी है. सो वर्क के अगर डायमेंशन लिखने हैं हमें तो हम कैसे लिख देंगे? केजी यानी कि मास m की पावर 1 है, मीटर यानी कि लेंथ की पावर 2 है, सो L2, और अपॉन में सेकेंड स्क्वायर है यानी कि टाइम की पावर -2 है ना. सो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml² t-2. अच्छा, इसकी अदर CGS यूनिट भी अपन जनरल नॉलेज के लिए पता कर सकते हैं. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर CGS यूनिट इसकी पता करनी है तो C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड. तो CGS यूनिट इसकी होती है एनर्जी, है ना. जस्ट एनर्जी बोलते हैं उसको, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ERG से. तो कुछ लोग उसको अर्ज भी बोलते हैं. ठीक है, अर्ज. और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. केजी की जगह ग्राम होगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर होगा, सेकेंड की जगह सेकेंड ही रहेगा. सो अर्ज इज़ नथिंग बट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, और अर्ज और जूल में क्या रिलेशन होता है? 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ज. ये रिलेशन होता है, यानी कि 10⁻7 CGS यूनिट इज इक्वल्स टू 1 SI यूनिट. बहुत आसानी से डिराइव भी कर सकते हैं अपन. देखो यहाँ पे कैसे आएगा? केजी की जगह कितना लिखना पड़ेगा? यहाँ पे 1000 है ना, ग्राम. और यहाँ पे मीटर की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा. सो
10⁻³ यहाँ से जनरेट होगा और यहाँ पे 100 का स्क्वायर जनरेट होगा। सो ओवरऑल कितनी पावर हो जाएगी? 3 और 2 7, इसलिए वो यहाँ से 7 आ गया। ठीक है, ये यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो बस क्या याद रखना है अपन को याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि वैल्यूज़ क्या हैं। इसका डायमेंशन फार्मूला होता है ml²T-2 और जूल इसकी ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन, अगर थीटा, सबसे पहले तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इसका कि फाइनली अपने पास वर्क का एक्सप्रेशन आ गया एफ एस cos थीटा। ठीक है, सो थीटा जब ज़ीरो होगा तब मैक्सिमम वर्क डन होगा, और थीटा ज़ीरो से ज़्यादा हो गया 90 तक तो पॉजिटिव होता है थीटा। कैसे, क्या बात कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ऐसा। तो थीटा इधर हो गया है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि एक्यूट एंगल, तब कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर इधर आ गया थीटा इस क्वाड्रेंट में, तब कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज़ है अगर एंगल तो कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है, और एक्यूट है अगर एंगल तो कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है। सो इफ़ थीटा इज़ नेगेटिव, नॉट नेगेटिव, थीटा इज़ एक्यूट, है ना, थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, तब वर्क डन क्या होगा? तब वर्क डन होगा पॉजिटिव, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में थीटा एक्यूट है और कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है। सेकेंड सिचुएशन कि अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तब ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। तो किस किस के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा? फोर्स और डिस्प्ले, दो ही वेक्टर है ना, दो ही लाइंस की बात चल रही है यहाँ पे, तब वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। और अगर थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए तब वर्क डन कितना होगा? तब तो ज़ीरो हो जाए, क्योंकि कॉस 90 डिग्री इज़ ज़ीरो, देन वर्क इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो पहली सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं रैंडम डायग्राम बनाऊँ, सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट है। दूसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाऊँ तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज़ है। और तीसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाऊँ तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? सो एफ तो पॉजिटिव है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखने वाले हैं अपन वहाँ पे। एस भी पॉजिटिव है क्योंकि वहाँ पे एस का मैग्नीट्यूड लिखने वाले हैं। कॉस थीटा की वैल्यू के अनुसार वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, तो अगर वर्क डन ज़ीरो हो रहा है तो कॉस थीटा ज़ीरो हो सकता है, या तो फोर्स ज़ीरो हो सकता है, या तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो गई तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसे वर्क इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका मतलब एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे मैथमेटिकली इसको तीन क्वांटिटीज़ की तरह देखो, एक तो एफ है, एक एस है और एक कॉस थीटा है। तीन क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं यहाँ पे, तीनों में से एक भी अगर ज़ीरो हो गई तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो अपन सिचुएशन इमेजिन करते हैं, क्या क्या हो सकता है? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, कॉस थीटा को ज़ीरो करना है, तो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। या तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए, या तो फोर्स ज़ीरो हो जाए। इन तीनों में से एक भी सिचुएशन अगर हो गई तो फिर क्या होगा? तब वर्क डन हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं। एग्जांपल कि एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो अपने हाथों से एक बहुत बड़ा मास को लिफ्ट किए हुए है। ठीक है, वो बस खड़ा है एकदम, कोई कहीं चल वल नहीं रहा, हो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ऐसी सिचुएशन, देयर इज़ नो सिचुएशन, एवरीथिंग इज़ एट रेस्ट, तब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, तो वर्क कितना हो गया? ज़ीरो। एक और सिचुएशन, जैसे पेंडुलम एक पॉइंट से सस्पेंडेड है और स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम में यहाँ पे बॉब लगा हुआ है, तो इसको अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया तो ये कैसा ट्रैवल करेगा? सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करेगा।
देखो अब हर छोटे छोटे पॉइंट पे इसको बहुत गौर से समझना, इसका बहुत यूज़ आएगा अपनी लाइफ में। तो हर छोटे, ये मतलब कि सपोज़ कैसे जा रहा होगा, ये यहाँ जा रहा होगा, फिर यहाँ जा रहा होगा, यहाँ जा रहा होगा, तो हर किसी भी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ होगा, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ होगा। ठीक है, टेंशन कहाँ लग रही है, टेंशन के फोर्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ग्रेविटी के फोर्स की बात नहीं कर रहे, केवल टेंशन के फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो टेंशन का फोर्स कहाँ लग रहा है, टेंशन का फोर्स लग रहा है हमेशा इसके छोटे से डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर। कोई भी पॉइंट पकड़ लो, कहीं का भी एनी पॉइंट, मान लो सपोज यहाँ पकड़ लिया, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होने वाला है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। तो हर सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट टेंशन से परपेंडिकुलर है ना। यहाँ पे फील हो रहा है टेंशन इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तो टेंशन इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं है, ना ही टेंशन का मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, लेकिन उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट। तो इस वजह से वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, वर्क डन बाय टेंशन होगा ज़ीरो। ये समझ में आ रहा है सिचुएशन, एक बार फिर से समझाऊँ। हाँ सर, आ एनीवन, गया। आ गया सबको। आ गया मतलब सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब मैं स्ट्रेस दे देके तुम्हें रटने के लिए कहूँगा कि इस बात को अगर तुम्हें समझ में आ गया तो इसको रट लो, है ना। और रटना भी ऐसा कि मतलब लॉजिकल है बहुत, कि ज़रा सा डिस्प्लेसमेंट देखा हमने, ज़रा सा किसी भी पॉइंट पे, तो वो 100% टेंशन के परपेंडिकुलर है। अच्छा, मैंने स्पेसिफिकली वर्क डन बाय टेंशन लिखा है, ग्रेविटी के परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी भी लग रहा होगा उस पर। यहाँ पे मान लो इसका ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है, उसको डब्ल्यू बोल देते हैं, तब डिस्प्लेसमेंट इधर है हल्का। फिर यहाँ पे ज़रूर परपेंडिकुलर आ रहा होगा जब वो एकदम परपेंडिकुलर हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे वर्क डन बाय, ये इधर डब्ल्यू ना लिखते हुए इसको एम जी लिख देते हैं, चलो एम जी। डब्ल्यू से वर्क से कन्फ्यूजन होगा, तो एम जी से ही देखो, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे इधर कहीं जा रहा हो तब भी परपेंडिकुलर नहीं है। सो एम जी की चर्चा नहीं कर रहे हैं अपन, केवल टेंशन की चर्चा कर रहे हैं कि टेंशन तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर रहेगा, इसलिए वर्क डन बाय टेंशन ज़ीरो रहेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो देखेंगे अपन बाद में, वर्क डन बाय ग्रेविटी मे नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो देखेंगे, अभी तो केवल वर्क डन बाय टेंशन की बात चल रही है पेंडुलम वाले केस में। ठीक है, अच्छा तो एक बॉडी पर ज़रूरी नहीं कि एक ही फोर्स लगे, एक से ज़्यादा फोर्स भी लग सकते हैं। सो एक नोट करके लिखो, इफ़ मोर देन one forces more than one forces are acting, then net work done is defined as W net is equals to F1 plus F2 plus F3 एंड सो ऑन, जितने भी ऐसे फोर्स लग रहे हैं, डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा ना, डिस्प्लेसमेंट मल्टीपल तो हो नहीं सकते, फोर्सेस जरूर मल्टीपल लग सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा। तो net work done is defined as, this is what, this is net force, this is F net dot displacement। तो ऐसे कर सकते हैं अपन। अच्छा, इंडिविजुअल, अगर कोई बोले इंडिविजुअल वर्क्स कैलकुलेट करो सब फोर्सेस की वजह से, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन नेट इज इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट को खोल दिया हमने, है ना। सो पहले आएगा F1 डॉट एस प्लस F2 डॉट एस प्लस F3 डॉट एस एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब F1, तो F1 डॉट एस क्या है, दिस इज वर्क डन बाय फोर्स 1, तो इसको W1 लिख देते हैं। दिस इज वर्क डन बाय फोर्स 2, दिस इज W2। दिस इज वर्क डन बाय फोर्स 3, दैट इज W3 एंड सो ऑन। तो सभी फोर्सेस की वजह से जो जो वर्क हुए हैं, अगर उनको अपन ने ऐड कर दिया एल्जेब्रिकली, तो नेट वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, सो वेयर, अगर ये लिखा है हमने W1, सो व्हाट इज दिस, दिस इज वर्क डन बाय F1, दिस इज व्हाट वर्क डन बाय F2,
and so on. And this is what? This is work done on the body. This is net work done. Net work done by all the forces, by all the forces on the body. सभी बॉडी का हमने, सभी फोर्सेस का हमने इफेक्ट नेट देख लिया, उसको लिखा है कि वर्क कितना हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग फोर्सेस की वजह से अलग अलग वर्क डन हो सकता है, ये पॉइंट ये सिग्निफाई कर रहा है। तो अभी अपन एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरा सब क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव एंड राइट डाउन अ क्वेश्चन। सो वी हैव अ फ्लोर एयर, ठीक है, एंड अच्छा नहीं बना फ्लोर, और यहाँ पे एक 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है जिस पर F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है, दैट मीन्स देयर इज़ नो फ्रिक्शन। और ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर, मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे इस पे F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन लगना शुरू हुआ। सो फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन by applied force, by applied force, gravity, gravity and normal in 2 seconds, in 2 seconds. वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटी एंड नॉर्मल इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में हमें बताना है कि इस पे लगने वाले जो जो फोर्सेस का जिक्र किया गया है, दैट इज़ अप्लाइड फोर्स और ग्रेविटी और नॉर्मल, इनकी वजह से वर्क डन क्या होगा 2 सेकेंड्स में। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो इन फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कहाँ कहाँ लग रहे हैं। ठीक है, सो एफ तो इधर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एम जी नीचे लग रहा है ग्रेविटी वाला फोर्स, और नॉर्मल ऊपर लग रहा है। तो ये फोर्सेस जो 3 यहाँ पे जिक्र है जिनका, वो हमने उनके डायरेक्शंस आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद इन फोर्सेस के साथ साथ हमें डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? ऑफ कोर्स ऐसा फोर्स लग रहा है इस पर, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो क्लियरली डिस्प्लेसमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ऐसे यहाँ से ब्लॉक यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, 2 सेकेंड में। तो वो भी अपन कैलकुलेट करेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। लेकिन सबसे पहले तुम क्या इतना एंटिसिपेट कर पा रहे हो कि कुछ भी वैल्यू हो उस डिस्प्लेसमेंट की, वर्क डन बाय नॉर्मल और वर्क डन बाय एम जी तो ज़ीरो होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल और वर्क डन बाय एम जी विल बी ज़ीरो। क्या ये बात समझ पा रहे हो? वाई? बिकॉज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एम जी इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो उनकी वजह से वर्क डन ज़ीरो होना ही है। और वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स विल बी एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा कितना है? एफ इस डायरेक्शन में, एस भी इस डायरेक्शन में, 0 डिग्री है थीटा, सो दिस विल बी एफ इंटू एस। मतलब कि अपना जो दो तो आंसर आ गए। जो तीसरा वर्क डन बाय फोर्स है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सो वैल्यू ऑफ फोर्स तो दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज़ 10 न्यूटन। तो कुल मिला के अपन को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और ये आंसर आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करें? फोर्स लग रहा है उस पर, नेट फोर्स, तो फिर अपन एसिलेशन निकाल सकते हैं। एसिलरेशन निकल गया एक बार, टाइम दिया हुआ है तो 2 सेकेंड में वो निकाल सकते हैं अपन। तो ये t इज इक्वल्स टू 0 पे रेस्ट पे था, ये मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो सबसे पहले तो अपन एसिलरेशन निकालेंगे। एसिलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। किस डायरेक्शन में एसिलरेशन है? उस डायरेक्शन में। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मास है 10 किलो, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एसिलरेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एसिलेशन कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट फोर्स है, इसलिए एसिलेशन भी कांस्टेंट रहेगा। यू कितना है? 0। यू 0 क्यों है? क्योंकि शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट पे था वो, प्लस हाफ एसिलरेशन इज़ 1, एंड कितने समय की बात की गई? 2 सेकेंड की, यानी कि 2 स्क्वायर। सो 2 इंटू 2 बाई 2 दैट इज़ 2 मीटर्स। यानी कि कितना चल जाएगा ये?
ये चल जाएगा 2 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 मीटर, यानी कि दिस इज़ नथिंग बट 10 इंटू 2 दैट इज़ 20 जूल। ये आंसर आ गया। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? हाँ सर। सिंपल क्वेश्चन है, ओवर एक्सप्लेन करके मैं कॉमन सेंस किल करे जा रहा हूँ शायद। तो अब कॉमन सेंस को किल ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एनीवन हु वांट टू राइट दिस, मतलब लिख लिया सबने? हाँ सर, लिख लिया। हाँ लिख लिया। ठीक है, आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, सो कुछ ऐसी सिचुएशन है हमारे पास कि एक ब्लॉक है जो उसी फर्श पे रखा हुआ है, लेकिन इस दफ़ा ये फर्श के पास कुछ फ्रिक्शन है। दिस फर्श इज़ नॉट स्मूथ and the mass of this block is 10 kg and applied force is 50 degree 50 degree नहीं 50 Newton and in the direction 37 degree from the horizontal। ठीक है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे ये बॉडी रेस्ट पे थी, u0 यानी कि दिस इज एट रेस्ट, जो भी शुरू होगा वो रेस्ट से शुरू होगा। ठीक है, तो फिर वही सवाल इसमें, फाइंड फाइंड वर्क डन by applied force friction normal and gravity और समय भी बताना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तभी निकल के आएगा जब समय होगा। इसको लिख लो 4 सेकेंड्स। ठीक है, सो फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन नॉर्मल एंड ग्रेविटी इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में हमें इन सब फोर्सेस की वजह से वर्क डन बताना है। तो शुरू हो जाओ, ज़रा खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सो चलो, यस नवीन, 70 सही, 70 न्यूटन सही आंसर आ रहा है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन का। तो कोई बात नहीं, इसको पकड़ते हैं अपन सवाल को कि यहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि हमें वर्क डन फाइंड करना है अप्लाइड फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी की वजह से। और इसका एफबीडी बनाएंगे तो 4 ही फोर्स एक्ट होंगे इसमें। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो एम जी नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू, अभी मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, इतना ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही लगेगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन एम के बराबर होगा ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि अपना जो अप्लाइड फोर्स है वो 2 दिशा में कंपोनेंट में टूट जाएगा। दैट इज़ 50 न्यूटन लग रहा है ऐसा, और कितने एंगल पे, 37 डिग्री पे। तो इसके 2 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। दिस इज 37 डिग्री, so one component will be 50 cos 37, that is 50 into 4/5, and the other component is 50 into sin 37 यानी कि 3/5। ठीक है, तो ये हुआ अपने पास 40 और ये हुआ अपने पास 30। सो कुल मिला के नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि 100% ये ऐसे तो मूव नहीं कर रहा होगा। ऐसा कर भी सकता है वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो, लेकिन ऐसा फर्स्ट इंट्यूशन मान के चलते अपन कि ये कितना 10 kg है, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 10 इंटू जी, दैट इज़ 100 न्यूटन। सो क्लियरली ये 100 न्यूटन को 30 डिफर नहीं कर पा रहा है ना, तो इसलिए ऊपर तो उठेगा नहीं है। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से दिख ही रही है। 30 में कितना जोड़ें कि 100 आ जाए, 70 जोड़ें, यानी कि नॉर्मल इज 70 न्यूटन। ठीक है, तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा सर। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो देखो देखो तो अभी मज़े। तो 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना आया यहाँ पे, 70, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इसको सॉल्व करोगे तो 35 न्यूटन। लेकिन इसको काटने के लिए कितना लग रहा है यहाँ पे, 40 न्यूटन। तो 35 ज़्यादा है कि 40 ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। ठीक है, देखो कैलकुलेशन का तो, 482 है मतलब कौन से फोर्स का, एक अलग अलग का, सर, अलग वर्क अलग का।
वर्क वर्क बाय विच फोर्स? वर्क तो 4 फोर्सेस, 4 आंसर आएंगे इसके। एक अप्लाइड फोर्स की वजह से, एक फ्रिक्शन की वजह से, नॉर्मल की वजह से, एक ग्रेविटी की वजह अप्लाई से। फोर्स सर। अप्लाइड फोर्स की वजह से तो 160 न्यूटन आ रहा है। तो पहले तो अभी ये समझो ये चलेगा क्यों, क्योंकि 40 न्यूटन ज़्यादा है 35 न्यूटन से, इस वजह से चलेगा ये। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है 35, है ना। तो अगर ये वाला फोर्स 35 से कम आ जाता तब तो ये नहीं चलता, लेकिन ये 35 से ज़्यादा आ गया, इट इज़ ग्रेटर देन 35। इफ़ इट वुड हैव बीन लेस देन 35 इट वुड हैव नॉट मूव, लेकिन अभी ये 35 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये चलेगा। हर्षिता समझ में आ रहा है? सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने सर फ्रिक्शन 0.5 को mg लिखा था। क्या? 0.5 इंटू mg लिखा था मैंने। तो क्यों लिखा था? ये तो मैंने जब फ्रिक्शन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि अगर तुमने ऐसा रट लिया कि फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 0.5 mg तो तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी बहुत। दिस इज़ रॉन्ग। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉट mg, है ना। तो ये मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि 40 न्यूटन को काउंटर करने के लिए 35 इनसफिशिएंट है। देखो हर्षिता, एक बार फिर क्या सिचुएशन है यहाँ पे? यहाँ पे सिचुएशन है कि mg नीचे लग रहा है। अच्छा, सबसे पहला तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन, नॉर्मल और ग्रेविटी की वजह से अपन को वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले तो ये फोर्स मार्क करने पड़ेंगे, यानी कि एफ बनाना पड़ेगा। सो ये 10 kg का ब्लॉक है और ग्रेविटी कहाँ लगेगा? इधर साइड। कितना लगेगा? 10 इंटू जी, तो 100 न्यूटन लग गया यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ऐसे चिल्ला नहीं देंगे यहाँ पे कि नॉर्मल रिएक्शन 100 के बराबर हो जाए, ऐसे नहीं चिल्लाएंगे। क्यों नहीं चिल्लाएंगे? क्योंकि यहाँ पे कुछ और फोर्स भी है ना। यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है इस तरफ, अप्लाइड फोर्स, कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का, जिसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ये 37 डिग्री है और ये दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे इसके। तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा 40 न्यूटन सॉल्व करके, और ये वाला आ जाएगा 30 न्यूटन। ये आया समझ में? कुछ नहीं, 50 ओके सर। हाँ कॉस 40 ये ले लेंगे, ठीक है। और फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? फ्रिक्शन 100%। अब तुम इसको सबसे पहले तो विजुलाइज करो, कोई ऐसे घसीटना चाहता है इसको इस तरफ, तो इसकी टेंडेंसी टू मूव किधर होगी? इसकी टेंडेंसी टू मूव इस तरफ होगी। टेंडेंसी जिस तरफ होती है मूव करने की, फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगता है। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि फ्रिक्शन किस तरफ रहेगा, तो वो लगेगा इस तरफ। अब उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। तो अपन सोचते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो अपन 100% निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू, वो है नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देयर इज़ नो एक्सीलरेशन। नेट फोर्स वाई एक्सिस में 0 होना चाहिए। इसका मतलब 30 + n शुड बी इक्वल्स टू 100। ये बात समझ में आई? तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? 70 न्यूटन हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन क्यों निकालना ज़रूरी है? क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम नॉर्मल की मदद से ही लिखते हैं। वो क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। सो म्यू क्या है यहाँ पे? म्यू है 0.5, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन है 70। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0.5 इंटू 70 दैट इज़ 35 न्यूटन। इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर हो सकता है 35 न्यूटन। मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो है 35 न्यूटन की। तो हमने कहा चलो देखते हैं क्या ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच रहा होगा। तो देखा कि यहाँ पे काउंटर करने के लिए तो 40 न्यूटन लग रहा है उसको। इसका मतलब ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच रहा होगा कि दिस इज़ 35 न्यूटन। ये बात समझ में आई? अगर ये वाली वैल्यू 35 से कम होती, मान लो सपोज ये 20 न्यूटन आ जाता, ये 40 की जगह यहाँ पे 40 न्यूटन की जगह यहाँ पे 20 न्यूटन होता, तब तो हम बोलते हैं कि यार फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आराम से काउंटर हो जाएगी, फ्रिक्शन काउंटर कर देगा उस 20 न्यूटन को, क्योंकि अभी लिमिट तक पहुँचा ही नहीं है। लेकिन ये तो इसकी लिमिट क्रॉस कर गया, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता। इसका मतलब कि ये मूव करेगा, ठीक है। तो अब ये मूव करेगा तो बस कितना नेट फोर्स होगा? नेट फोर्स अब इस डायरेक्शन में देखना है हमें। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और इस डायरेक्शन ऑफ मोशन में नेट फोर्स कितना होगा? एफ नेट विल बी 40 - 35, क्योंकि 40 इस तरफ लग रहा है और 35 इस तरफ लग रहा है। सो नेट फोर्स इज 5 न्यूटन। सो एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन इज नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास
और किस दिशा में, जिस दिशा में नेट फोर्स है उसी दिशा में, यानी कि इस दिशा में। एफ नेट कितना है यहाँ पे, दिस इज़ 5 एंड मास कितना है यहाँ पे 10 kg। तो ये अपने पास क्या आया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे फिर से मार्क कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट लेट्स से ऐसे, और बाकी सारे फोर्सेस मार्क कर लेते हैं जो जो जिनकी वजह से अपन को सब कुछ निकालना है। एम जी नीचे की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है ना, जिनकी वैल्यूज़ ऊपर लिख रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अप्लाइड फोर्स इस तरफ है जहाँ पर ये वाला एंगल 37 डिग्री है, और फ्रिक्शन इस तरफ है। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल और एम जी की वजह से वर्क डन 0 लिख दूंगा तुरंत। तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 0। रीज़न बीइंग नॉर्मल और एम जी दोनों ही डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है। सिंस नॉर्मल एंड एम जी बोथ आर परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। फिर आ गए अपन किस पे, हाँ सर। इस वाले पे। एक एक फोर्स पे कंसंट्रेट करो। अब इस पे आ गए। सो इस पे केवल अपन ने इतना देखा, बाकी सब भूल गए, बस केवल इतना देखा कि यहाँ पे एस है, यहाँ पे 37 डिग्री है और यहाँ पे एफ है। सो वर्क डन बाय एफ क्या होगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस 37 डिग्री। तो यहाँ पे हुआ एफ इंटू एस इंटू कॉस 37 डिग्री होता है 4/5। तो एफ की वैल्यू तो दी हुई है सवाल में, दैट इज़ 50। 4/5 तो पता ही है, और बस डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू 0 था, शुरुआत में रेस्ट पे थी, सो हाफ तो हाफ है। एसिलेशन कितना आया 0.5, तो एसिलेशन 0.5 आया ना। और समय कितने पे बात की गई है कि 4 सेकेंड में बताइए। सो समय है यहाँ पे 4 सेकेंड, तो यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर। सो इसको करेंगे तो ये आएगा अपने पास 1/2 इंटू 0.5 इंटू 16। तो 0.5 यानी कि 1/2 होता है, यानी कि 1/4 इंटू 16। सो दिस इज़ 4 मीटर्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे 4 मीटर्स। सो दैट मीन्स वर्क डन कितना होगा अप्लाइड फोर्स की वजह से 50 इंटू 4/5 इंटू 4। इसको सॉल्व करते हैं, 5 से ये गया तो यह है 10। सो 10 इंटू 4 4 16, दैट इज़ 160। सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो इसका आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा, तो दैट इज़ 160 जूल। अब आ गई बात, आ गई फ्रिक्शन की, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किस तरफ है, फ्रिक्शन इस तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में उसके, यानी कि एंगल बिटवीन दैम इज 180 डिग्री। सो अगर यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना के फ्रिक्शन मार्क कर लें इस तरफ, सो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, उसके अपोजिट, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज़ 180 डिग्री। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखेंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ 180। सो दैट इज़ फ्रिक्शन कितना है, वैल्यू आई उसकी 35 न्यूटन। तो 35 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आया 4 न्यूटन, और कॉस 180 डिग्री -1 होता है। ये आ गया अपने पास 35 इंटू 35 70, 70 का डबल 140, यानी कि -140 जूल। तो वर्क डन नेगेटिव का क्यों हो रहा है नेगेटिव, तो ये जस्टिफाइड भी है। नेगेटिव वर्क का मतलब है कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब जो वैसे नॉर्मली जिस तरफ फोर्स लगाते हैं अपन उसके अपोजिट में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो मतलब ये तो उल्टी गंगा बह जाना हो गया, मतलब कि वर्क डन इज़ नेगेटिव, काम ही उल्टा पड़ गया। तो वर्क डन इज़ नेगेटिव इन दिस। हाँ हाँ अर्चिता। सर रीजन ये नहीं हो सकता क्योंकि एक ऑब्ट्यूज एंगल भी है। हाँ, ये भी समझ सकते हैं अपन कि ये 180 डिग्री है इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए ये माइनस आ रहा है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है समझ में। हाँ सर आ यस गया। सर। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक दो मुझे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें दिमाग लगाना। सो हमारे पास एक सिचुएशन है कि एक स्मूथ सरफेस है, मीन्स देयर इज़ नो फ्रिक्शन, और यहाँ पे 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं।
एक ब्लॉक है 4 kg का और एक ब्लॉक है 2 kg का। इसको बोल देते हैं ब्लॉक ए और इसको बोल देते हैं ब्लॉक बी। साइज़ पे मत जाओ, जो लिखा है वो सही है। उसके बाद एक फोर्स यहाँ से अप्लाई किया गया, उसको बोल रहे हैं F1 दैट इज़ 24 न्यूटन। और एक फोर्स यहाँ से अप्लाई किया गया, उसको बोल रहे हैं F2 दैट इज़ 6 न्यूटन। ठीक है, और टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड रेस्ट पे थी दैट इज़ 0। सो फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय F1 F2 and normal between F1 F2 and normal between A and B। ब्लॉक ए और बी के बीच में जो नॉर्मल लग रहा होगा उन दोनों पे अपन को उन दोनों की वजह से वर्क डन निकालना है ऑन बोथ ब्लॉक्स सेपरेटली, ऑन बोथ ब्लॉक्स सेपरेटली। ठीक है, तो नॉर्मल तो इस पे भी लग रहा होगा और इस पे भी लग रहा होगा, तो उस नॉर्मल की वजह से ब्लॉक ए पर भी निकालना है वर्क डन और ब्लॉक बी पर भी निकालना है ना। तो दोनों ब्लॉक्स पर सभी फोर्सेस की वजह से वर्क निकालना है, ऐसा समझ जाओ इसको। और समय दिया हुआ है इन 4 सेकेंड्स, इन 4 सेकेंड्स, क्योंकि अगर समय नहीं दिया रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं कर पाएंगे अपन। तो ज़रा इसमें मारो हाथ पैर, एकदम वैसे ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलो सॉल्व करता हूँ मैं इसको अब। तो सबसे पहले तो इसको एज ए सिस्टम की तरह देखो। सो नेट फोर्स किस तरफ से लग रहा है, ज़्यादा, इस तरफ से ज़्यादा लग रहा है और इधर से कम लग रहा है। सो इफेक्टिवली नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा दैट इज़ 24 माइनस 6 दैट इज़ 18 न्यूटन। सो यहाँ से हम एक्सेलरेशन लिख देंगे पूरे सिस्टम का, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम दैट इज़ 4 + 2 दैट इज़ 6। सो द एक्सेलरेशन इज़ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक बार एक्सेलरेशन आ गया, टाइम दिया हुआ है, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ AT²। यू तो ज़ीरो है यहाँ पे, तो हाफ एक्सेलरेशन कितना है 3 और टाइम यानी कि 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे दिया जाएगा अपने पास 4 × 16 8 3 24 मीटर्स, यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम उस तरफ इधर साइड डिस्प्लेस हो गया 24 मीटर से। ठीक है भाई, यानी कि ए भी 24 मीटर चला है, बी भी 24 मीटर चला है और चल गया। सो F1 की वजह से फोर्स क्या होगा, क्लियरली F1 जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में 24 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे आंसर ही लिख देता हूँ मैं, वर्क डन बाय F1। और किस पर, ब्लॉक ए पर वर्क करेगा ये, क्योंकि ये तो ए पे लग रहा है। सो वर्क डन बाय F1 ऑन ब्लॉक ए, दिस विल बी 24 × 24 24 × 24 24 स्क्वायर दैट इज़ 576 जूल। ठीक है, सिमिलरली वर्क डन बाय F2, अब वो किस पे वर्क करेगा, वो बी पे वर्क करेगा। और देखो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई होंगे और नेगेटिव साइन आ जाएगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री बन रहा है वहाँ पे। तो वर्क डन बाय F2 ऑन ब्लॉक बी विल बी 24 × 20 नॉट 24, कितना है F2 6 न्यूटन है। सो 6 न्यूटन × 24, और एक माइनस भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव होना चाहिए वर्क डन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 × 4 = 24, 6 × 2 = 12 13 14, तो -144 जूल। सो वर्क डन बाय F2 ऑन ब्लॉक बी विल बी -144 जूल। कहो यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, फिर क्या पूछा है, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इसकी वजह से इंडिविजुअल वर्क डन बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालें, किसी एक का FBD बना लेते हैं, जिसकी मर्जी उसका FBD बना लो, लेट्स से ए का FBD बना लिया हमने। ठीक है, इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है 24 न्यूटन। इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। एक्सीलरेशन कितना है इसका, एक्सीलरेशन इस दिशा में है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे इसके लिए, सेकेंड लॉ,
24 माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू मास कितना है इसका 4 kg 4 इंटू एसिलरेशन दैट इज़ 3। तो यहाँ से 24 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 12 यानी कि नॉर्मल इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन आ गया। सो वी हैव नॉर्मल रिएक्शन दैट इज़ द फोर्स उसकी वैल्यू है 12 न्यूटन। सो अब ब्लॉक ए पर देखते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ए। ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ए। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कितना लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में 24 मीटर्स और नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है कि नेगेटिव। सो ये हो जाएगा -12 इंटू 24 -12 इंटू 24 करेंगे तो सॉल्व करो उसको 12 4 जा 48 12 2 जा 24 और 4 28 सो -288 जूल। अच्छा, सिमिलरली जो दूसरा ब्लॉक बी है उस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा, इसके अपोजिट, क्योंकि उसका रिएक्शन पेयर है वो। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा होगा 24 मीटर्स। सो इसका मतलब ये नॉर्मल और ये डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक बी इज नॉर्मल की वैल्यू दैट इज़ 12 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 24 एंड दिस टाइम इट इज़ प्लस क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। ये कितना हो गया 288 जूल। ठीक है, ये बात समझ में आई। सो वर्क डन बाय नॉर्मल ब्लॉक ए पर कुछ और है, ब्लॉक बी पर कुछ और है। और अगर तुम गौर से देखो तो एक दूसरे का नेगेटिव है, जो होना भी चाहिए क्योंकि इंटरनल फोर्स है पूरे सिस्टम पे वो, और वर्क डन इंटरनल फोर्स कोई करता नहीं है, ये अपन समझेंगे अभी, है ना। एक कोई सा लॉ पढ़ेंगे उसमें समझेंगे कि इंटरनल फोर्सेस डू नो वर्क ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स ज़ीरो ही रहता है क्योंकि। तो अगर कोई बोले कि बताओ वर्क डन बाय F1 ऑन ब्लॉक बी, तो हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड, क्योंकि बी पर तो फोर्स लग ही नहीं रहा। जिस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वर्क वही कर सकता है। कोई ऐसा पूछे, फिर से गौर से सुनो, वर्क डन बाय F1 ऑन ब्लॉक बी दैट इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों है नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो लग ही नहीं रहा उस पर। सिमिलरली कोई बोले वर्क डन बाय F2 ऑन ब्लॉक ए, तो वो तो उस पर लग ही नहीं रहा, वो तो ब्लॉक बी पर लग रहा है। सो जो फोर्स नहीं लग रहा जिस पर, उसकी वजह से वर्क डिफाइन नहीं होता। सो अगर कोई यहाँ पे लिख देते हैं वर्क डन बाय F1 ऑन ब्लॉक बी is not defined. Similarly, work done by F2 on block A is not defined. तो क्या पॉइंट है सीखने वाला कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग ही नहीं रहा तो उसकी वजह से वर्क डिफाइन नहीं होता, ये पॉइंट है। सो नोट करके लिख लेते हैं, वर्क इज ओनली डिफाइंड वर्क फॉर, ऐसा लिखो, वर्क फॉर अ पर्टिकुलर फोर्स on a particular body is only defined if the force is acting on the body. And if the force is not acting on the body, and if the force is not acting on the body, non-acting on the body, the work done by that force on that body is not defined. बहुत सिंपल सी बात है कि अगर फोर्स लग ही नहीं रहा उस बॉडी पे, तो उस बॉडी पे फोर्स की वजह से वर्क कैसे डिफाइन होगा। तो हो गया अपना नोट नंबर 1। सेकेंड नोट बहुत इम्पॉर्टेंटली कि तुम गौर से देखो कि वर्क डन जो नॉर्मल रिएक्शन ने किया ब्लॉक ए पर, और जो वर्क डन
नॉर्मल रिएक्शन ने किया ब्लॉक बी पर, इसको बी लिख लेते हैं, बी लिखना भूल गया मैं। सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक बी, ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट आ रहे हैं। तो अगर कोई बोले नेट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना है, दोनों ब्लॉक्स पे मिला के बताओ, तो ज़ीरो आंसर होगा, और होना भी चाहिए ज़ीरो। क्यों? क्योंकि अगर तुम कंसीडर करो, ये थोड़ा दूर दूर बना लिए दोनों ब्लॉक्स को। सो एक पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है और एक पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है। अगर इफेक्टिव सिस्टम की तरह देखें, अगर अपन पूरे सिस्टम की तरह देखें, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो वर्क डन इफेक्टिवली देखा जाए पूरे सिस्टम पर, तो वो तो ज़ीरो है। और वो ज़ीरो क्यों है? क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है। ठीक है। सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन एंटायर सिस्टम इज ज़ीरो। ठीक है। सो ये बात अपन आगे चल के पढ़ेंगे भी बहुत डिटेल में, बस अभी इतना लिख लेते हैं कि हेयर नॉर्मल रिएक्शन acts as internal force on both on the entire system. सो इसलिए एक में तो आ रहा है +288 जूल और एक में आ रहा है -288 जूल, तो इफेक्टिवली कितना हो रहा है दोनों का समेशन 0। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव फोर्स वेक्टर गिवन एज 2i cap प्लस 7j cap प्लस नहीं माइनस 3k cap। पॉइंट ए दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3, और पॉइंट बी दिया हुआ है -3 4 -3 4 एंड 2। ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और फोर्स लग रहा है। सो फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स फॉर डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल नहीं होना चाहिए, ए पार्टिकल होना चाहिए। डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी हमें डिस्प्लेस करना है पार्टिकल को, तो वर्क डन कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। सो हम क्या जानते हैं वेक्टोरिकली? वी नो दैट वर्क डन इज डिफाइंड एज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, तो अपन को एफ डॉट एस करना है यहाँ पे। तो एफ तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एस निकालना है जस्ट। सो 2 पॉइंट बना लेते हैं जहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो वी हैव पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3, एंड वी हैव पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 4 2। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? ए से बी, यानी कि दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखते हैं अपन? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखाएगा? -3 -1 i कैप -3 -1 i कैप प्लस 4 -2j कैप 4 -2j कैप प्लस 2 -3j कैप प्लस 2 -3k कैप। ये समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिख दिया? वेक्टर में Yes, पढ़ा था ये हमने, फाइनल पोजीशन वेक्टर्स माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज -4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो व्हाट इज वर्क ना? वर्क इज f डॉट एस। सो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। व्हाट इज f वेक्टर? इट इज 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप डॉट एस वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है -4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट लेते टाइम क्या करना होता है हमें? करस्पॉन्डिंग आई कैप के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कर देने होते हैं, करस्पॉन्डिंग जे कैप के मल्टीप्लाई कर देने होते हैं, और करस्पॉन्डिंगली के कैप के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कर देने होते हैं।
और सबको ऐड कर देना होता है. सो दिस इज 2 इंटू -4, 2 इंटू -4 प्लस 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -1, -3 इंटू -1. So yeah, 2 into -4 that is -8 plus 7 into 2 that is 14 और -3 into -1 that is +3. इसको सॉल्व करेंगे देगा 17 - 8 यानी कि 9. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ न्यूटन नहीं दिया हुआ, ये तो ऐसे वेक्टोरिकली रिप्रेजेंटेड है ना. तो नॉर्मली हमें जनरली तो वैसे न्यूटन में दिया रहता है, लेकिन कुछ दिया नहीं है यहाँ पे. सो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्ट यूनिट्स, जूल्स नहीं लिखेंगे, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि फोर्स न्यूटन में है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है कि नहीं. तो कोई बात नहीं, जो भी यूनिट्स हैं वहाँ पे, जो भी यूनिट सिस्टम है उसके हिसाब से केवल यूनिट लिख देंगे. कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे ही होता है. ठीक है, समझ में आया सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट निकाल के लिख देंगे वर्क डन. Yes. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि फोर्स वेक्टर इज गिवन एज, नहीं ये तो चलो एक सिचुएशनल क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है. दिस इज अ इंक्लाइंड प्लेन which is fixed and it has an angle of inclination theta. और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है. ठीक है, और ये जो हाइट है, ये वाली हाइट दी हुई है h. ठीक है भाई, और ये जो सरफेस है यहाँ पे, ये रफ सरफेस है जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. एंड इट इज़ गिवन दैट tan थीटा इज़ ग्रेटर देन म्यू. tan थीटा इज़ ग्रेटर देन म्यू का क्या मतलब है, कोई बता पाएगा? tan थीटा इज़ ग्रेटर देन म्यू का क्या मतलब है? एनीवन? तो सोचना इसके कि tan थीटा ग्रेटर देन म्यू का क्या मतलब है. इसके बाद फिर सवाल लिखा हुआ है कि फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल ऑन द ब्लॉक by the time block reaches the lowermost point, the lowermost point of inclined plane, So बताना है find work done by gravity, friction and normal on the block by the time block reaches the lowermost point of inclined plane. ठीक है, तो ज़रा सोचो और आंसर बताओ इसका. तो देखो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि स्लाइडिंग हो जाएगी. tan थीटा ग्रेटर देन यू नहीं, यानी कि स्लोप इसका इतना है कि वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर दे रहा है, तो स्लाइडिंग हो जाएगी. अगर tan थीटा इज़ लेस देन म्यू आ जाता तो स्लाइडिंग नहीं होती. मतलब इसका केवल एक ही मतलब है कि स्लाइडिंग विल अकर, द ब्लॉक विल स्लाइड. और स्लाइड होगा वो, तो यहाँ से पूछा गया कि वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, फ्रिक्शन बताओ, नॉर्मल रिएक्शन बताओ, कि जब बाय द टाइम द ब्लॉक रीचेज द लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच जाए. ठीक है, सो ये डिस्प्लेसमेंट है. तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया. क्या पैरामीटर दिया हुआ है, ये वाली हाइट ही दी हुई है. तो इस ट्राइंगल में अगर एच दिया हुआ है तो ये निकाल लेंगे अपन. कैसे निकालेंगे, साइन थीटा लिख दो इसमें. साइन थीटा इज h बाय एस. सो s इज इक्वल्स टू h बाय साइन थीटा. सो s इज नथिंग बट h बाय साइन थीटा. ये आ गया अपने पास. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट निकल चुका है अपने पास. डिस्प्लेसमेंट मार्क कर दिया यहाँ पे. फोर्सेस जिन जिन की बात की गई वो मार्क कर लेते हैं. ठीक है, सो किस फोर्स की बात की गई है, ग्रेविटी की. ग्रेविटी किस तरफ लग रहा होगा, ग्रेविटी इस तरफ लग रहा होगा.
कांस्टेंट फोर्स है ग्रेविटी, वो इस तरफ लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा और फ्रिक्शन उस तरफ लग रहा होगा। सो नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा परपेंडिकुलर ही है डिस्प्लेसमेंट से, तो तुरंत लिख दो वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल्स टू 0। ग्रेविटी कितना एंगल बना रहा होगा, दिस एंगल इज गिवन एज थीटा, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। और ये क्या है अपने पास, ये है mg। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज कितना फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है s की वैल्यू आ चुकी है h बाय साइन थीटा, सो h बाय साइन थीटा multiplied by cos of angle between displacement and force, so that is cos 90 minus theta। cos 90 minus theta क्या होता है, sin theta, so इससे ये कट गया, so this is mgh। ठीक है, so mgh हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। फिर क्या बचा, फ्रिक्शन, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस दिशा में, फ्रिक्शन अपोजिट दिशा में लग रहा है, तो जिसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है। ठीक है, सो फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एम जी कॉस थीटा, सो म्यू एम जी कॉस थीटा। सो फ्रिक्शन इस तरफ है, दैट इज म्यू एम जी कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, यानी -1 आएगा, कॉस 180 डिग्री इज -1। सो माइनस लिख देते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू एम जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज h बाय साइन थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, माइनस म्यू एम जी एच, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा। ये आंसर आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन का। बताओ, आई ये बात समझ में। हाँ सर आगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया वर्क एनर्जी, वर्क डन वाली सिचुएशन। ठीक है, अभी मैं कुछ तुम्हें होमवर्क देने वाला हूँ, सो जस्ट एक सेकेंड रुको। सो होमवर्क इज DPP 25 एंड 35, दोनों में ही 8 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आधे आधे घंटे की हैं दोनों, 1 घंटा लगेगा करने में। तो सॉल्यूशन मत देखना, बिना सॉल्यूशन देखे ही करना, जब एकदम सैचुरेट हो जाओ तभी सॉल्यूशन देखना। ठीक है, सो मिलते हैं अभी अपन मैथ्स की क्लास में। बाय बाय। बाय सर। सर आप फोटोज भेजोगे क्या डीपीपी के? मैंने DPP भेजी ना, तो DPP डाउनलोड कर ले। फिर से भेजूँ क्या, ओके ठीक है, फिर से भेजता हूँ तुझे अभी। मैं देख लेती हाँ। हूँ। ओके सर।